क्या आपको भी यही कन्फ्यूजन होती है कि पंजाब बोर्ड की बुक में कुछ और लिखा होता है, फेडरल की बुक में कुछ और, सिंध और केपीके की बुक में भी पॉइंट्स डिफर करते हैं और फिर माइंड में एक ही सवाल घूमता है कि मैं किस बुक से पढूं, कहीं मैं गलत चीज़ को तो रट्टा नहीं लगा रहा या लगा रही। ये कन्फ्यूजन सिर्फ आपको नहीं होती, हर एमडी-कैट स्टूडेंट इसी उलझन से गुजरता है और सच ये है कि यही कन्फ्यूजन आपके प्रीशियस टाइम को ज़ाया कर देते हैं, जबकि आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है। अब ये कन्फ्यूजन सिर्फ आपके साथ नहीं होती, हर एमडी-कैट स्टूडेंट इसी उलझन से गुजरता है और सच ये है कि ये कन्फ्यूजन आपके प्रीशियस टाइम को वेस्ट कर देती है। मुझे याद है कि एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि मैम मैंने एसटीबी से एक टॉपिक पढ़ा है, फिर मेरे फ्रेंड ने बताया कि पीटीपी में वही पॉइंट दिया ही नहीं है। अब पेपर में कन्फ्यूजन हो गई कि कौन सा सही है, वो एमसीक्यूज उसने गलत किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो एग्जैक्ट पॉइंट स्पेसिफिक एक ही बुक में था। अब ये कोई अकेला वाकया नहीं, हर साल हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट इसी वजह से मार्क्स को लूज कर देते हैं क्योंकि एमडी-कैट में सवाल किसी भी प्रोविंस की बुक से आ सकता है और अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा पॉइंट कॉमन है और कौन सा बुक स्पेसिफिक है तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो आज से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ एक ऐसी सीरीज जो ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए आप लोगों के ख़त्म कर देगी, एमडी-कैट टेक्स्ट बुक मास्टर सीरीज। इसमें हम हर चैप्टर का हर टॉपिक पीटीबी, एसटीबी और फेडरल बुक तीनों के साथ साथ हम पढ़ेंगे और मैं खुद आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा पॉइंट सब प्रोविंस में सेम है, कौन सा डिफर करता है और कौन सा जो है वो न्यू ऐड हुआ है जो शायद आपकी नज़र से जो है वो रह गया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर लेक्चर की पूरी पीपीटी भी आप लोगों को यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगी जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा ताकि आप खुद से दोबारा नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि एमडी-कैट की अपडेट चेंज हो चुकी है। अब आप लोगों के 9 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक 41 डेज बनते हैं। तो ये सीरीज़ आपका वो अल्टीमेट गाइड बनेगी जो कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देगी। तो वीडियो को अभी से फॉलो करना शुरू कर दें क्योंकि जो भी इस सीरीज़ को कंप्लीट करेगा उसका टेक्स्ट बुक बेस्ड कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आज से एमडी-कैट 2026 टेक्स्ट बुक मास्टर सीरीज में जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ द ए सेलुलर लाइफ। अब इसमें मैं आप लोगों को कंपैरिजन भी बताती चली जाऊंगी कि आप लोगों को ना ये चैप्टर किस बुक से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक में आप लोगों को जो है वो पॉइंट सबसे ज़्यादा मिलेंगे, ऑथेंटिक मिलेंगे, डाटा किस बुक में आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरी मोटिवेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बताऊं यहाँ पर ये वाला जो आप लोग कंटेक्स्ट देख रहे हो, ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है जी पीटीबी से, यानी कि पंजाब टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। अब पंजाब टेक्स्ट बुक के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने जो है वो चैप्टर 2 में बैक्टीरिया एंड वायरस दिया है, यानी कि वायरस को अलग से एक चैप्टर में नहीं दिया, इन्होंने वायरस को बैक्टीरिया के साथ ही रखा है। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ इस पीटीबी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एमडी-कैट का जो चैप्टर ए सेलुलर लाइफ है ना, ये इनफ नहीं है। इसमें इनफ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना तो इसमें जस्ट आप लोगों को क्या दिखता है, 2 टॉपिक दिखते हैं। पहला टॉपिक क्या है, वायरस और उसका स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है ना, टिपिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो दिखेगा। एंड उसके बाद आप लोगों को क्या दिखता है जी, स्ट्रक्चर ऑफ HIV भी दिखेगा। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ HIV के साथ उसका तो ना तो लाइफ साइकिल दिया हुआ है और ना ही ए सेलुलर लाइफ के बाकी टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि वायरस होता क्या है, वायरस की क्लासिफिकेशन है, प्रियोन्स है, वायराइड वगैरह है, ठीक है ना, ये सारा कुछ नहीं दिया। यहाँ पर पीटीबी में जस्ट आप लोगों को 2 टॉपिक मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर तो आप पंजाब प्रोविंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से करें, ठीक है, ये 2 टॉपिक आप लोग यहाँ से करें। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो पंजाब के स्टूडेंट हैं उनको चाहिए कि वो एसटीबी और यहाँ पर एफटीबी से पढ़ें। और इन एसटीबी और एफटीबी में से भी मैं बताऊँ तो यहाँ पर एफटीबी जो है वो यहाँ पर आप लोग लाजमी पढ़ें क्योंकि उसमें डाटा जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं एक और टॉपिक की बात करूँ तो वो ना तो हमारे पास पीटीबी में है और ना ही एफटीबी में है, और वो है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो वो जस्ट आप लोगों को एसटीबी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर पंजाब के, ठीक है ना, और फेडरल के, ये दोनों के दोनों जो हमारे पास प्रोविंस के स्टूडेंट है ना वो बाल्टीमोर के लिए वो सिंध की टेक्स्ट बुक पढ़ें। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि हमारे पास ये बुक्स नहीं है, सो डोंट वरी,
आप लोगों को सारे का सारा डाटा मैं आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी विद पीपीटी, ठीक है। पीपीटी भी आपको मिल जाएगी ताकि आप लोगों को कहीं भी कुछ भी मजीद सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो पीटीबी वाला जो हमारे पास टॉपिक है ना, अभी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस और स्ट्रक्चर ऑफ HIV, अभी हम इसको कर रहे हैं स्किप, क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं दोबारा आप लोगों को इसी स्लाइड्स पर ले आऊँगी, ठीक है। अभी हम चलते हैं और कुछ बेसिक टॉपिक्स को जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज़ की, STB की बात करेंगे। STB में पहला हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ दी वायरस ईदर लिविंग और नॉन लिविंग। अच्छा, वायरस क्या है, कहाँ से इसका जो है वो वर्ड डिराइव हुआ, कैसे इसकी जो है वो डिस्कवरी हुई, तो ये वाला टॉपिक अभी मैं नहीं पढ़ा रही, जस्ट मैं आप लोगों को मेन टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायरस लिविंग करेक्टर, ठीक है ना। अब देखो वायरस के लिविंग करेक्टर में कौन से ऐसे करेक्टर हैं जो कि उसको लिविंग बनाते हैं। अब आप सबको पता है कि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है और इसने साइंटिस्ट को भी बड़ा कंफ्यूज किया। तो अब लिविंग करेक्टर हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वायरस जो है क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, ठीक है ना, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर लिविंग है तो ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। किस तरह से, बाय यूजिंग होस्ट सेलुलर कंटेंट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जो है वो जो टेक्स्ट बुक है उसकी वर्डिंग रीड करा रही हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की तैयारी करा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मिलते हैं कि मैम हम पढ़ लेते हैं, हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, लेकिन जब हम MCQs करने लगते हैं तो मैक्सिमम ऑफ MCQs हमारे गलत जाते हैं। अब इसका सीधा सीधा पता है आंसर क्या होता है कि आप लोगों के पास जो टेक्स्ट बुक है ना, या तो आप उसको सही से रीड नहीं करते या आपको सही से रीड करने का तरीका नहीं आता, ठीक है। तो आज से आप लोगों की ये भी टेंशन खत्म करने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि सबसे पहले तो आप लोगों ने करना ये है कि कोई भी आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले आप उसका कंसेप्ट क्लियर करें। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर बुक ओपन करें और उसकी जो है वो रीडिंग करें, उसकी रिवीजन करें, मेन टॉपिक्स को हाईलाइट करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर कंसेप्ट नहीं है तो पहले आप लोगों ने कंसेप्ट जो है वो लेना है, ठीक है ना। किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाएं या किसी भी, जैसे आप लोग किसी भी फिजिकल अकेडमी में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर जाकर अपना सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करें। मैंने भी ऑलरेडी तमाम चैप्टर्स के ऊपर MTCAT के जो तमाम बायो के तमाम चैप्टर्स हैं उनके ऊपर मैंने जो है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है। आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और इस प्लेलिस्ट को देखिए, ये अप टू डेटेड प्लेलिस्ट है। इसमें आप लोगों को कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द MTCAT। इसमें आप लोगों ने जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, फिर आप लोगों ने ये वाले टॉपिक को सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मज़ीद बातें नहीं करते। तो पहला इसका काम हमारे पास क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, जो कि ये होस्ट के सेल में जाकर जो है यहाँ पर ये करता है, क्योंकि जब तक ये लिविंग की बॉडी के बाहर है ये तो नॉन लिविंग है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि दे हैव देयर ऑन न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड में इसके पास या तो DNA होगा या फिर हमारे पास क्या होता है, RNA होता है, और ये जो है ये म्यूटेशन भी कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो वायरसेस होते हैं ना, ये आल्सो कंटेन सम प्रोटीन विच वर्क एज एंजाइम इन द होस्ट सेल। अच्छा, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये आप लोगों को जो है वो, अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये PTB में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इसका कंपैरिजन करेंगे FTB के साथ कि कौन से पॉइंट्स यहाँ पर न्यू है और कौन से पॉइंट वहाँ FTB में सेम है या फिर न्यू है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है कि वायरसेस आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब क्या होता है, इनटू द सेल। ऑब्लिगेट किसको कहते हैं, ऑब्लिगेट कहते हैं ज़रूरी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि यानी कि ऐसे पैरासाइट जिनको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट सेल के अंदर होना लाजमी है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है कि अल्ट्रा वायलेट रेज कैन हार्म वायरसेस लाइक अदर लिविंग सेल्स, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि UV रेज जो होती है ना, ये हार्म कर सकती हैं जिस तरह से बाकी सेल्स को करती हैं। ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, लिविंग कैरेक्टर। अब नॉन लिविंग कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ द टाइम विदाउट रेप्लिकेशन। यानी कि अगर ये क्या है कि किसी भी लिविंग की बॉडी के बाहर है तो ये इनएक्टिव है तो इसका मतलब क्या है कि रेप्लिकेशन भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर हम कहें कि ये क्या होते हैं कि इनके पास सेलुलर ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती, इसी तरह से ये फिर अपना परफॉर्म भी नहीं कर सकते मेटाबॉलिज्म फॉर देयर एनर्जी, ठीक है। फिर दे कैन क्रिस्टलाइज एंड स्टोर, यानी कि इनको हम स्टोर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है दे डोंट एक्सप्रेस वाइटल एक्टिविटीज़ जैसे कि रेस्पिरेशन है,
ठीक है ना। ये ना तो सांस ले सकते हैं, ना तो एक्सक्रीशन कर सकते हैं, ना ही मूवमेंट कर सकते हैं अगर लिविंग की बॉडी के बाहर है, क्योंकि उनको ना ये सब कुछ करने के लिए क्या चाहिए होता है, होस्ट चाहिए होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि दे एक्ट एज नॉन लिविंग नॉन रिएक्टिव पार्टिकल आउटसाइड द सेल, ठीक है ना। अगर ये सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग है और नॉन रिएक्टिव है। अब यही चीज़ ना मैं आप लोगों को यहाँ पर एफटीबी में बताती हूँ। एक दो पॉइंट आप लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन मेजोरिटी आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट सेम मिलेंगे। जैसे कि लिविंग कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या करते हैं कि ये वायरसेस अकर इन डिफरेंट वैरायटीज एंड स्टेन्स। ये वाला पॉइंट आप लोगों को पीछे यहाँ पर एसटीबी में कहीं पे भी नहीं दिखता, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है वो डिफर कर रहा है कि ये डिफरेंट वैरायटीज और स्टेन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, ये भी हमने पीछे एसटीबी में पढ़ा है, इन द फॉर्म ऑफ ईदर डीएनए एंड आरएनए, और ये क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने एसटीबी में पढ़ा। ठीक है, समझ आ गई। इसके अलावा दे रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल दे इन्फेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट भी एसटीबी के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, यहाँ पर भी है। अच्छा, इसके अलावा दे एंटर द सेल ऑफ लिविंग सेल एंड काज डिजीज, ये वाला पॉइंट नहीं था, तो ये तो एक कॉमन सी जनरल सी बात है ना, आप सबको पता है। इसके अलावा ये इंटरसेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, दे गेट डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ पर थे, एसटीबी में भी थे और यहाँ पर एफटीबी में भी हैं, लेकिन ये वाला टॉपिक पीटीबी में आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने इस टॉपिक के लिए ये 2 बुक्स फॉलो करनी है। अगर नॉन लिविंग कैरेक्टर की बात करते हैं तो वायरस जो है ये लैक करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे कि कोएंजाइम, एंजाइम एंड सिस्टम एंड डू नॉट हैव मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन। ये वाला पॉइंट जो था ये एसटीपी में नहीं था, मेंशन नहीं किया हुआ। उन्होंने कहा था पीछे, सिर्फ उन्होंने यहाँ पर बताया कि दे लैक सेलुलर ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, कोएंजाइम एंड एंजाइम सिस्टम एंड डू नॉट हैव मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन। फिर इसके बाद क्या है कि ये रिस्पायर भी नहीं कर सकते। वायरस बिहेव करते हैं नॉन लिविंग इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल आउटसाइड द होस्ट। यहाँ पर वर्ड है इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल, यानी ऐसे पार्टिकल जो अपने आप कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन हाँ होस्ट सेल में एंटर होने के बाद ये करते हैं। तो ये पहला टॉपिक हमारे पास हुआ जी फिनिश, जिसमें मैंने आप लोगों को एसटीबी और एफटीबी दोनों का कंपैरिजन बताया और बताया कि यहाँ पर हमारे पास किस प्रोविंस में जो पॉइंट है वो डिफर कर रहा है और कौन से पॉइंट सेम है, ठीक है ना। यहाँ से जो है वो एमसीक्यू बन सकता है, तो उसको अच्छे से खींचिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी प्रियॉन्स एंड वायराइड। अब प्रियॉन्स और वायराइड को देखो तो यहाँ पर पीटीबी में बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैं कह रही हूँ उसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक है। आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो एसटीबी और एफटीबी को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है जी वायराइड एंड प्रियॉन्स। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि सम एंटिटीज आर मोर सिंप्लीफाइड स्मॉलर देन वायरसेस, यानी कि कुछ ऐसी एंटिटीज, यानी कि कुछ ऐसी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे पास ऐसे होते हैं जो स्मॉलर होते हैं देन द वायरस। अब इन जो एंटिटीज होती है इसको हम क्या कहते हैं, सब वायरल पार्टिकल कहते हैं, जैसे कि हमारे पास वायराइड है एंड दी प्रियॉन्स है। 1 बाय 1 करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स को जो था वो डिस्कवर किया था स्टैनले बी प्रूसिनर डिस्कवर, ठीक है ना, इसी ने किया था। कब किया था, और इसको इसकी डिस्कवरी के ऊपर ना 1979 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा कि प्रियॉन्स होते क्या हैं कि ये इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं जिसके अंदर आप लोगों को जस्ट प्रोटीन के मॉलिक्यूल दिखते हैं, और उस प्रोटीन में जस्ट आप लोगों को 29 अमाइनो एसिड मिलते हैं, और ये सारी की सारी 29 अमाइनो एसिड जो होती है ना, ये क्या होती है, ये बॉन्डेड होती हैं विद सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड विदाउट एनी न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जो वायराइड है या फिर प्रियॉन्स हैं, इसमें आप लोगों को ना, जैसे कि अगर हम वायरस की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में 2 ही चीज़ें कॉमन है। एक इसका कोर जिसमें आपको जीनोम मिलता है यानी कि डीएनए और आरएनए, और दूसरा इसका प्रोटीन कोड। अब ये वाली जो लिविंग एंटिटीज होती है ना, ये वायरसेस से थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होती हैं। अब कैसे प्रियॉन्स की बात करें तो प्रियॉन्स में जस्ट आप लोगों को प्रोटीन कोड मिल रहा है, ठीक है ना, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होता है, डीएनए आरएनए इसमें नहीं होता, इसमें कोई एक चीज़ होगी, ठीक है ना। अब ये जो प्रियॉन्स होते हैं ना, ये कहाँ कहाँ पर आप लोगों को मिल सकते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी टिश्यू में और ब्रेन में जाकर यहाँ पर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि अल्जीमर डिजीज़, यानी कि ये क्या करते हैं, ये जो
हमारे पास भूलने की बीमारी होती है, यानी कि ब्रेन की जो मेमोरी लॉस होने लगता है, ये उसी वजह से होने लगता है। इसी तरह से ट्राइसोमी 21 है, इसी तरह से स्लीपलेसनेस है जिसको इंसोम्निया भी कहते हैं, और इसी तरह से एनिमल्स की बात करें तो मैड काउ डिजीज़ वगैरह इन्हीं से होती है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और यहाँ से ना याद रखिएगा एमसीक्यूज भी बनता है कि प्री ऑन्स में आप लोगों को क्या चीज़ मिलती है, इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, कितनी प्रोटीन के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, और इनमें कौन सा बॉन्ड होता है। तो ये मैंने अब आप लोगों को रीड करा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी वायराइड। अच्छा, वायराइड की पहले डिस्कवरी देख लेते हैं कि किसने इसको डिस्कवर किया था। एक अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे थियोडर ओडाइनर इन 1971। इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था कि एक नॉन इन्वेलप्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल होता है विद द सेम डबल स्टैंडर्ड रीजन, सेम नहीं, सम विद द सम जो है वो डबल स्टैंडर्ड रीजन। अब आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम को भी देख रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये डायग्राम्स भी आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप लोगों को प्रोटीन कोड नहीं मिलेगा, जस्ट आप लोगों को क्या मिलता है, आरएनए मिलता है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पोलन सीड। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ ये वो इसका साइज भी बता रहे हैं। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट वायराइड डिस्कवर्ड सो फॉर इज 220 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ठीक है, यानी कि अगर हम वायराइड की लेंथ की बात करें तो इसमें सिर्फ 220 न्यूक्लियोटाइड आप लोगों को मिलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो वायरस होता है, ठीक है ना, वायरस काजिंग इन्फेक्शन, उसके अंदर आप लोगों को 2000 बेसेस मिलते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो ये वाकई ये वायरस से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। नेक्स्ट है कि जो वायराइड होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं न्यू आरएनए फ्रॉम इट्स जीनोम एज टेम्पलेट बाय यूजिंग द होस्ट सेल एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि वो क्या करते हैं कि जैसे ये होस्ट के सेल में जाते हैं तो होस्ट का एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज को यूज़ करके वो क्या करते हैं, अपना न्यू आरएनए बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये क्या करते हैं कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड आइडेंटिफाइड एज फर्स्ट, यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं उसमें पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो है वो डिजीज़ को काज करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 33 और भी हमारे पास क्या होते हैं कि डिजीज़ होते हैं जो यहाँ पर वायराइड के थ्रू आइडेंटिफाई किए गए। अच्छा, इसके अलावा वायराइड डो नॉट इंटरप्ट प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर जस्ट आप लोगों को क्या मिलता है, सिर्फ इसका जीनोम मिलता है। लेकिन ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें इसका जीनोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वायराइड मेनली काज प्लांट डिजीज। अब यहाँ पर ये वाला जो था हमारे पास प्रीऑन्स था, ये किस में डिजीज काज कर रहा था, एनिमल्स के अंदर, और जो हमारे पास वायराइड है ये किस में कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर प्लांट्स में करेंगे तो कौन सी कैसे इनकी डिजीज़ होगी कि ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना उसको डिस्टॉर्टेड कर देते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या ये वायराइड एनिमल्स के अंदर कोई बीमारी काज कर सकते हैं, सो इसका कोई एविडेंस नहीं मिला अभी तक। अब यही टॉपिक मैं अगर आप लोगों को एफटीपी में पढ़ाऊं तो यहाँ पर देखिए कि प्रीऑन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल, जैसे कि एसटीपी में था स्मॉलर देन द वायरस, ये भी हमने पढ़ा। दैट कंटेन नो न्यूक्लिक एसिड, इसमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ना डीएनए ना आरएनए। अब प्रियॉन्स आर मच मोर रेजिस्टेंट टू इनएक्टिवेशन बाय अल्ट्रावायलेट लाइट एंड हीट देन आर वायरसेस। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने एसटीबी में नहीं देखा। वो क्या कह रहे हैं कि प्रियॉन्स मोर रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि मोर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं अगर उनके ऊपर यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो दी जाए या फिर ये इनएक्टिवेशन पीरियड में चले जाए। अब प्रियॉन्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पर एफटीपी में लिखा है कि ये सिंगल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो प्रोटीन होती है इज इनकोडेड बाय अ सिंगल सेलुलर जीन, यानी कि सिर्फ एक ही जीन इसके ऊपर इनकोडेड होता है। अब ये वाली बात भी आप लोगों को एसटीबी में नहीं मिल रही, ये एक्स्ट्रा बात है, आप लोगों ने इसको याद रखना। इसके अलावा प्रियॉन्स प्रोटीन ऑन ब्रेन सेल काजिंग क्लम्पिंग, मेमोरी लॉस, न्यूरो डिजनरेशन एंड द परमानेंट डैमेज, ये सारी बीमारियां काज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास न्यूरो डिजनरेशन वाला पॉइंट नहीं था, परमानेंट डैमेज वाला नहीं था, ठीक है ना, क्लम्पिंग वाला भी नहीं था, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा। इसके अलावा और भी न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होती हैं जो ह्यूमंस में और कैटल में यहाँ पर जो है वो बीमारियां काज करती हैं। जैसे कि अगर हम कैटल्स की बात करें तो मैड काउ डिजीज वगैरह है, ठीक है ना। अब ये ट्रांसमिट होती है किस चीज से, प्रियॉन से। अब प्रियॉन स्प्रेड होते हैं थ्रू बॉडी फ्लूइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंटैक्ट। यहाँ पर ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों ने एफटीबी से करना है, वो भी आप लोगों ने करना है, ये भी करना है। अच्छा, अब बात करें इसकी ट्रीटमेंट की तो देयर इज नो ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ
प्रियॉन्स डिजीज। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। फिर वायराइड की तरफ बढ़ते हैं। एफटीपी के अकॉर्डिंग तो वायराइड आर पैथोजेंस दैट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट प्रोटीन। प्रियॉन्स में प्रोटीन और वायराइड में आप लोगों को क्या होता है जी, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका जीनोम दिखता है और इसके अलावा कोट और इनवेलप भी आप लोगों को नहीं मिलता। वायराइड आरएनए डज नॉट कोडेड फॉर एनी प्रोटीन। ठीक है ना, ये बात जो है ये एसटीबी में नहीं थी, ये जो बात है यहाँ पर एफटीबी में है। द रेप्लिकेशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व एन एंजाइम मैसेंजर आरएनए एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। वहाँ पर जस्ट आरएनए पॉलीमरेज का जिक्र था, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है। अब ये वाला पॉइंट जो है ना ये सेम है एसटीबी के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर वर्डिंग चेंज है। पॉइंट सेम है, यहाँ पर वर्डिंग चेंज है। तो एग्जामिनर भी आप लोगों को ऐसे ही कंफ्यूज करता है, पॉइंट सेम होता है लेकिन वो घुमा फिरा के ऐसी बात करता है कि फिर आपको लगता है कि यार ये बात ही नहीं है, ये अब हम पढ़ रहे हैं, हमें तो आती ही नहीं है, बल्कि आप लोगों ने ये पढ़ी होती है। बस थोड़ा सा उसको ज़रा फोकस करके पढ़ा करें तो आप लोगों को वो भी आ जाएगी। अच्छा, फिर इसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, न्यू आरएनए बनाता है यूजिंग द वायराइड आरएनए एज टेम्पलेट। अच्छा, इसके अलावा सम वायराइड आर राइबोसोम, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये भी न्यू है। ठीक है ना, हैविंग द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज विच अलाउ सेल्फ क्लीवेज। सेल्फ क्लीवेज का मतलब ये होता है कि वायरस का जो आरएनए होता है ना, ये खुद अपने आप को ही कट कर देता है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है यहाँ पर ये न्यू है, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, इसको लाजमी देखना है। द ओनली ह्यूमन डिजीज नॉन टू बी काज्ड बाय अ वायराइड इज हेपेटाइटिस डी। लेकिन एसटीबी में उन्होंने क्या कहा है, एसटीबी में उन्होंने कहा है कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन डिजीज काज्ड बाय वायराइड। ये पॉइंट डिफर कर रहा है, तो आप लोगों ने इसको भी देख लेना है कि अगर आ जाए कि हेपेटाइटिस डी जो है वो कौन से लिविंग एंटिटीज से होती है, तो आप लोगों ने याद रखना है वायराइड से होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है कि वायराइड का सेवरल प्लांट डिजीज जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये एसटीबी में भी था। ठीक है ना, कुकम्बर पेल फ्रूट डिजीज, ये इसका जिक्र नहीं था, तो ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा वायराइड स्प्रेड वाया मैकेनिकल डैमेज, सीड है, पोलन है और बायोलॉजिकल वेक्टर्स वगैरह। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट डिफर कर रहे हैं एफटीबी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ये देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे, बार बार बोल रही हूँ, तो इसको ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को एसटीबी और एफटीबी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है ना, हम इसको करते हैं ऑन द बेस ऑफ होस्ट, ऑन द बेस ऑफ कैप्सिड यानी कि स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर, एंड देन फिर हमारे पास आता है, ये तो हमारे पास एफटीबी का हो गया, एंड देन हमारे पास ये न्यू टॉपिक है बाल्टीमोर। ठीक है, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, ये फिर अभी हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दी गई है, इसमें एसटीबी और एफटीबी में क्या डिफरेंस है साथ साथ बताऊंगी, तो यहाँ पर ये टॉपिक ध्यान से कीजिएगा। यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे, ध्यान से कीजिएगा। डायरेक्ट आप लोगों को एमसीक्यू दे दिया जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू दे दिया जाता है। जैसे कि अगर हम कहें कि टीएमवी जो है ये कौन से वायरस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ होस्ट। होस्ट की बेस पर हमारे पास 3 हैं, एक प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियल वायरस। अगर हम प्लांट वायरसेस की बात करें, जिसको हम फाइटोफेज भी कहते हैं, अब यहाँ पर इनकी जो है वो 2000 से ज़्यादा इनकी टाइप्स जो हैं यहाँ पर जानी जा चुकी हैं, और इनके अंदर इनका जो जीनोम होता है ना, वो आरएनए जीनोम होता है। ये याद रखिएगा कि कौन से होस्ट की बेस पर किस में जो है वो कौन सा जीनोम होता है, यहाँ पर याद रखिएगा। प्लांट वायरसेस में सिर्फ आरएनए जीनोम होता है। शेप की बात करें तो इनकी शेप रॉड शेप होती है, कैप्सिड यूजुअली। एग्जाम्पल की बात करें तो टीएमवी वायरस होता है, इसके अलावा CAME यानी कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरसेस वगैरह ये होते हैं। अच्छा, फिर हम बात करें एनिमल वायरसेस की, जिसको हम ज़ूफेज कहते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए जीनोम बहुत होते हैं। प्लांट में सिर्फ एक था, यहाँ पर एनिमल में दोनों होते हैं। शेप इसकी स्फेरिकल होती है, इसकी शेप रॉड होती है, ठीक है ना, लाइक दिस, यूँ इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिखता है टीएमवी वायरसेस में। इसकी शेप जो होती है वो कौन सी होती है, स्फेरिकल शेप होती है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, रीनो वायरसेस है और कोविड-19 है। एग्जांपल मस्ट याद करनी है। समटाइम एग्जैक्ट एग्जांपल देकर ना आप लोगों से पूछा जाता है कि ये किस जो है वो क्लासिफिकेशन से लिया गया है। ठीक है, ये कौन सा वायरस जो है ये किस क्लासिफिकेशन से बिलोंग कर रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है जी बैक्टीरियल वायरसेस, जैसे कि इसमें हमारे पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज अ जीनोम यूज होता है, ठीक है। इसके पास हैविंग हेड एंड टेल, इसका स्ट्रक्चर जो है ये मिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके पास टी फेज एंड एक्स फेज, हमारे एक्स फेज इसके एग्जाम्पल में आते हैं। ये तो हमारे पास ऑन द बेस ऑफ होस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जो है वो पंजाब के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं दी हुई है। अल्लाह जाने इन्होंने किस तरह का सिलेबस बनाया है, क्योंकि एमडी कैट का सिलेबस हमारे पास जो है वो एफएससी में होना चाहिए, लेकिन इसमें जो हमारे पास पीटीबी है, यहाँ पर जो ए सेलुलर लाइफ है, इन्होंने ये वाला चैप्टर जो है एमडी कैट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, ठीक है। क्योंकि एमडी कैट की तैयारी आप लोगों की बुक से ही होती है, तो इनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने यहाँ पर स्किप कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कैप्सिड। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए और आप लोगों को रीडिंग जो है वो यूज़फुल लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और अपना फीडबैक भी लाजमी दे दें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कैप्सिड, यानी कि शेप की बेस के ऊपर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनकी शेप डिफरेंट हो जाए। जैसे कि हम बात करते हैं टीएमवी की, तो टीएमवी की शेप किस तरह की होती है, हेलिकल शेप होती है। एडिनो वायरस की पॉलीहेड्रॉन होती है। बैक्टीरियोफेज की टेडपोल शेप होती है। फ्लू वायरसेस की इन्वेलप शेप है, ठीक है ना। इसी तरह से कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस की स्फेरिकल शेप है और एचआईवी की सर्कुलर शेप है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस में ये वाली जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द कैप्सिड, यहाँ पर इसका थोड़ा बहुत जिक्र जो है वो पीटीबी में है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, 1 मिनट आप लोग सब्र कर जाइए। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर उन्होंने एनिमल एंड प्लांट वायरसेस में भी पॉलीहेड्रॉन, ठीक है ना, हैविंग मैनी साइड, इसी तरह से हेलिकल भी हो सकते हैं। बैक्टीरियल वायरसेस बैक्टीरियोफेज में भी क्यूबिकल, आइकोसाहेड्रल एंड हेलिकल और कम्प्लेक्स पॉलीहेड्रल हेड एंड रॉड शेप टेल। बस यहाँ पर क्लासिफिकेशन के नाम पर इन्होंने ये जस्ट शेप्स बताई हुई हैं, बाकी यहाँ पर कुछ और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम वापस अपनी स्लाइड पर चलते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे भाई, ये वाली स्लाइड थी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता चल गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ होस्ट एंड यहाँ पर कैप्सिड, ये एसटीबी के अकॉर्डिंग पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इसी चीज़ को एफटीबी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेस ऑफ होस्ट, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारे पास बैक्टीरियोफेज, प्लांट वायरसेस एंड एनिमल वायरसेस हैं। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो ये अटैक करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। इसका जो हमारे पास क्या होता है, जीनोम होता है, वो डीएनए होता है, वायरस विद अ पॉलीहेड्रल हेड एंड द टेल, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लांट वायरसेस। अब इन्होंने कहा कि मोर देन 2000 टाइप ऑफ द वायरल प्लांट डिजीज आर नोन। मोस्ट प्लांट वायरसेस डिस्कवर्ड टिल टू डेट इंक्लूड टोबैको मोज़ेक वायरसेस हो गया, इसमें हैविंग द राइबोसोमल आरएनए जीनोम, ठीक है ना। मैनी वायरसेस हैव रॉड शेप कैप्सिड लाइक टीएमवी, पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरसेस। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने जो है वो थ्योरी की फॉर्म में दिया हुआ है, वहाँ पर जस्ट आप लोगों को एसटीबी में जो है वो टेबल की फॉर्म में मिलता है। फिर बात करते हैं हम एनिमल वायरसेस की। एनिमल viruses occur as a parasite in इन एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि वायरसेस काज फुट एंड माउथ डिजीज इन लाइफ स्टॉक। राउस सार्कोमा वायरसेस काज कैंसर इन एनिमल। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये न्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, एसटीबी में नहीं थे, तो यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से करना है। यहाँ से एमसीक्यूज आ चुके हैं। ये कैंसर वाला जो एमसीक्यू है ना, कि कैंसर जो है वो कौन सा वायरस काज करता है, ये एमसीक्यू आ चुका है, तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको नहीं भूलना, ठीक है। इस तरह से इन मैनी वायरल इन्फेक्शियस वायरसेस अटैक एंड डिस्ट्रॉय सर्टेन सेल इन ह्यूमन बॉडी काजिंग द सिम्टम्स एंड डिजीज, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास क्या है, पेपो वायरसेस है, ये रैट्स काज करता है। इसी तरह से पॉक्सी वायरसेस है, ये स्मॉल पॉक्स काज करते हैं। ये ह्यूमंस की हम डिजीज बता रहे हैं, तो ये भी याद रखना है। इसी तरह से पिकानो वायरसेस है, ये पोलियो काज करता है एंड हेपेटाइटिस ए। इसी तरह से पैरामाइक्सो वायरसेस काज करता है मीजल एंड मप्स। ये एग्जाम्पल लाजमी करना है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल बार बार कह रही हूँ, लाजमी करना है, एमसीक्यू आ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, यहाँ पर बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन का जिक्र सिर्फ एफटीबी में यहाँ पर साइड बॉक्स में इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने सेपरेटली कोई भी टॉपिक नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। अब बाल्टीमोर वाला जो हमारे पास सिस्टम है, ये दिया किसने था, डेविड बाल्टीमोर ने दिया था। इसको नोबेल प्राइज भी मिला था और इसने जो है वो
डीएनए यानी कि जीनोम की बेस पर जो है इसने क्या की थी, क्लासिफिकेशन की थी, 7 तरह की क्लासिफिकेशन की थी। अब यहाँ पर ये वाला एग्जैक्ट टॉपिक तो नहीं दिया हुआ, बस यहाँ पर एफटीपी में बताया हुआ, लेकिन एसटीपी में इसकी डिटेल है, तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब जो हमारे पास क्या था, वायरस जो है ये डाइवर्सिफाइड होते हैं इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बात किसने बताई थी, बाल्टीमोर ने बताई थी, और इसको इसकी बात पर 1971 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब इसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसने क्या किया था, वायरसेस को 7 डिफरेंट ग्रुप्स में बेस किया था ऑन द जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके जीनोम की बेस पर उन्होंने इसको क्या किया था, डिवाइड किया था। पहला हमारे पास जो है ये कौन सा वायरसेस है, डीएनए वायरसेस है। अब डीएनए वायरस जैसे कि नाम से जा रहा है कि इसके जीनोम में क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है एज देयर जीनोम एंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स व्हिच आर एज फॉलो। डीएनए वायरसेस को फिर मजीद 2 ग्रुप पे उसने डिवाइड किया। पहला हमारे पास क्या है जी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, और दूसरा होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो डबल स्टैंडर्ड में हमारे पास क्या है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा विद विच सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम इन द होस्ट सेल। यानी कि ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, ये होस्ट के सेल को यूज करके ये क्या करता है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या करता है, अपने लिए मैसेंजर आरएनए बनाता है। सम ऑफ देम मे कॉज कैंसर बट नो वन नोन टू इन्फेक्ट प्लांट। यानी कि ये कैंसर काज करते हैं, किसमें, आप लोगों को एनिमल्स में दिखेगा, जैसे कि एग्जांपल इसकी क्या होती है, हर्पीज होती है। इसके अलावा सिंगल स्टैंडर्ड हमारे पास डीएनए वायरसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये क्या है कि इसके अंदर आपको जीनोम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। दे आल्सो प्रीपेयर मैसेंजर आरएनए बाय द ट्रांसक्रिप्शन बट फर्स्ट दे बिकम डबल स्टैंडर्ड इन द होस्ट सेल एंड देन सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर ये क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना रहे थे, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो पहले कि अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा एंड आफ्टर दैट वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ठीक है। और अपनी न्यू प्रोजीनी अगेन हैव सिंगल स्टैंडर्ड, और जब ये अपनी न्यू प्रोजीनी बनाएगा तो फिर उसमें क्या होगा, आगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। जैसे कि एग्जांपल इसके हमारे पास क्या है, पार्वो वायरसेस होते हैं। पार्वो वायरस को यहाँ पर नाम देकर बोला जा सकता है कि ये बाल्टीमोर में किसकी क्लासिफिकेशन से बिलोंग कर रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से भी याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल मस्ट आप लोगों ने इसकी याद रखनी है। फिर हमारे पास दूसरी जो है वो है जी आरएनए वायरसेस। अब ये जो आरएनए वायरसेस होंगे, नाम से जाहिर है कि इसके जीनोम में क्या होगा जी, आरएनए होगा, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो इसकी भी डिफरेंट हमारे पास टाइप है, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड, फिर नेगेटिव है, ठीक है ना। फिर ये दो मतलब क्या है कि इसकी 3 टाइप है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस में क्या होते हैं कि देयर आरएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड प्रेजेंट एज अ जीनोम, ठीक है। व्हेन दे एंटर द होस्ट सेल दे प्रिपेयर सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बाय यूजिंग सेल एंजाइम। ये पहले वाली जो हमने बात की थी कि हमारे पास क्या डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस की तरह से ये काम करेंगे। द न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए इज यूज्ड ईदर फॉर द ट्रांसलेशन और द रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए व्हिच एक्ट एज जीनोम फॉर न्यू प्रोजीनी। एग्जांपल इसकी क्या है, हमारे पास रियो वायरसेस है। बार बार कह रही हूँ, एग्जांपल मस्ट आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, दैट देयर आरएनए फंक्शन एज मैसेंजर आरएनए एंड डायरेक्टली ट्रांसलेटेड बाय होस्ट सेल विदाउट इन्वॉल्विंग ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट हमारे पास क्या करेंगे, ये आरएनए से वो क्या बना देंगे, मैसेंजर आरएनए बना देंगे। ये पॉजिटिव सेंस का ये मतलब है। जैसे कि कोरोना वायरसेस है, डेंगू फीवर है, हेपेटाइटिस सी वायरसेस हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जीनोम उनका क्या होगा, आरएनए होगा। अब यहाँ पर वो ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट क्या करेंगे, आरएनए से क्या बना देंगे, मैसेंजर आरएनए। इनको जरूरत ही नहीं है ट्रांसक्रिप्शन की। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये पॉजिटिव से उलट है। पॉजिटिव में यहाँ पर वायरसेस ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहे थे, यहाँ पर ये उलट है। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए व्हेन दे एंटर द होस्ट सेल दे प्रिपेयर मैसेंजर आरएनए फ्रॉम देयर आरएनए इन द होस्ट सेल फॉर एनी ट्रांसलेशन,
ठीक है, पहले वो क्या करेंगे, वो सेल में जाएंगे, वो मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, फिर ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, उनको ट्रांसलेशन के लिए क्या था, डायरेक्ट ये ट्रांसलेशन कर रहे थे, इनको यहाँ पर मैसेंजर आरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है राब्डो वायरसेस है और पैरामाइक्सो वायरसेस इसकी एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, हमारे पास क्या होता है जी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जब हम क्या करते हैं डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है। अब यहाँ पर क्या है कि दिस ग्रुप ऑफ वायरसेस फर्दर क्लासिफाइड विच आर एज फॉलो, दो हमारे पास इसके अंदर फॉर्म है। जैसे कि हमारे पास क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विद द डीएनए इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है कि ऐसा हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता है जो बनता है फौरन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए। पॉजिटिव सेंस हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये क्या करेंगे, ये डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं विदाउट ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि मैसेंजर आरएनए को बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बनाते, बट इट नीड टू रेप्लिकेट वाया डीएनए इंटरमीडिएट, यानी कि जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी इनको जरूरत पड़ती है। एट द फर्स्ट their RNA form DNA by using an enzyme reverse transcriptase inside the host cell. Later on that DNA is integrated into the host genome for the transcription and translation by using the enzyme integrase. ठीक है ना, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। दिस इंक्लूड रिट्रोवायरस सच एज दी HIV। अब ये वाला जो सारा प्रोसेस है ना, हम यहाँ पर HIV के लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। मैं आपको वहाँ पर बताऊंगी कि पहले जैसे वो HIV का सेल एंटर होता है ना, जब वो अपने आप को जो है वो अनकोड कर देता है, तब वो अपने RNA से क्या बना रहा होता है, DNA बनाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर बात करते हैं हम डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस विद एन RNA इंटरमीडिएट। देयर जीनोम DNA विच फॉर्म RNA ड्यूरिंग इट्स एप्लीकेशन साइकिल। दैट आर, वहां पर वो नहीं बना रहा था, वो इंटरमीडिएट बना रहा था। यहाँ पर क्या है कि दैट आरएनए इज देन यूज फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू रेप्लिकेट देयर जीनोम इनसाइड द कैप्सिड। एग्जाम्पल हमारे पास इसकी क्या होती है, हेपेटाइटिस बी होता है। अब बिसाइड द जीनोम बेस्ड क्लासिफिकेशन मेंशन्ड अबव, वायरसेस मे आल्सो बी ग्रुप्ड ऑन द बेस ऑफ देयर होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। जैसे कि बैक्टीरियोफॉज है, दैट इनफेक्ट बैक्टीरिया है, फाइटोफेज है, ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट। ये दोबारा से वो हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेस ऑफ होस्ट, ये आ गई। तो ये था हमारे पास बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। पीटीबी वालों भाई सुन लो, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, आरएनए, डीएनए, ये सारा कुछ आप लोगों ने साथ जो क्लासिफिकेशन है ये लाजमी करनी है। ठीक है ना, एफटीबी वाले भी सुन लें, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है एसटीबी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में पीटीबी, एसटीबी और एफटीबी सबका जो है वो डाटा दे रही हूँ। अब आप लोगों का कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि मेरे पास तो बुक्स ही नहीं थी। तो अब आप लोगों ने ये जो है वो यहाँ से अच्छे से करना है। बुक वर्डिंग ही आपको करा रही हूँ और बुक वर्डिंग ही सब कुछ है। ठीक है, एमडी कैट के लिए बुक वर्डिंग ही सब कुछ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं एफटीपी के अकॉर्डिंग कि हमारे पास एफटीपी में क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि हेलिकल होगा तो टोबैको मोज़ेक वायरसेस होगा, पॉलीहाइड्रल कैप्सिड होगा तो एडिनो वायरसेस होते हैं, इनवेलप्ड वायरसेस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस है, कम्प्लेक्स कैप्सिड की बात करें तो बैक्टीरियोफॉज होगा। जीनोम की बात करें तो यहाँ पर जीनोम में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो माइल्ड रैश वायरसेस होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा तो डायरिया वायरसेस होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा तो ये क्या करते हैं, रूबेला वायरसेस में होगा। इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज, इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टेम्पलेट फॉर द डीएनए सिंथेसिस, ये हमारे पास क्या होता है जी, एचआईवी होता है। तो यहाँ तक हमने जो है वो क्लासिफिकेशन की, बार बार कह रही हूँ क्लासिफिकेशन इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने जो है ना यहाँ पर क्या करना है, इसको अच्छे से करना है। एग्जाम्पल नहीं भूलनी, एग्जाम्पल के साथ उसकी क्लासिफिकेशन टाइप नहीं भूलनी, यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो अब टॉपिक है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। ठीक है ना, जो कि काज क्या करता है, एड्स को काज करता है। एड्स क्या है आप सबको पता है, ठीक है ना, और ये किस तरह से फैलती है ये भी आप सबको पता है। और यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर पीटीबी में या फिर एसटीबी में
आप लोगों को थोड़ा बहुत डाटा जो है वो मिस मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो टॉपिक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस, ये आप लोगों ने कहाँ से करना है, एफटीबी को फॉलो करके करना है। मैं फिक्र ना करें, मैं आप लोगों को एसटीबी से भी दिखा देती हूँ और पीटीबी से भी दिखा देती हूँ पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस जो है ना, यहाँ पर आप लोगों को एफटीबी में जो है यहाँ पर अच्छे से मिलता है। अच्छा, बात करते हैं हम एचआईवी के, तो ये एक रेट्रोवायरस होता है, शेप इसकी स्फेरिकल होती है। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, आउटर कवरिंग की बात करें तो ये लिपोप्रोटीन इन्वेलप से मिलके बना होता है, जो कि लिपिड की कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती हैं। ये वाली जो आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पर इसकी क्या होती है, लिपिड की 2 लेयर होती है, जो कि क्या बना रही होती हैं, इन्वेलप बना रही होती हैं। अब इस लिपिड बाइलेयर में ना आप लोगों को डिफरेंट प्रोटीन जो है ना यहाँ पर एम्बेडेड मिलती हैं। एक इस तरह की प्रोटीन है और एक यूं इस तरह की प्रोटीन है। अब इनको यहाँ पर जो है वो प्रोटीन नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने ये लाजमी याद करना है, ठीक है ना। आप लोगों को ये वाला जो मिलता है ये पिलर की फॉर्म में, ठीक है, ये यूं इस तरह से पिलर की फॉर्म में जो मिल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, GP41। और जो यूं इस तरह से मिल रहा है, एक ब्लॉक की फॉर्म में मिल रहा है, इसको क्या कहते हैं, GP120। ये दोनों की दोनों हमारे पास क्या होती है, ट्रांसमेम्ब्रेन होती है, और ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं, स्पाइक्स बनाती हैं। और स्पाइक्स ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर अटैचमेंट के लिए काम करते हैं। अच्छा, ये अलग अलग इनके भी फंक्शन है, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो GP41 है ये क्या करता है कि जब ये हमारे पास वायरस सेल होस्ट सेल के साथ अटैच हो जाता है, तो ये क्या कराता है, वहाँ पर सेल फ्यूजन करवाता है। लेकिन GP120 जो है वो वहाँ पर होस्ट के साथ क्या करवाता है, अटैचमेंट करवाता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि लिपिड मेम्ब्रेन इज बोरोड फ्रॉम द होस्ट सेल ड्यूरिंग द बडिंग, यानी कि ये इसकी अपनी नहीं है, इसकी अपनी नहीं है। जब ये होस्ट सेल से बाहर निकलता है तो ये वहाँ से इसको क्या करता है, बोरो कर लेता है, ठीक है। फिर GP120 जो है वो अटैचमेंट के लिए होती है, GP41 जो है वो सेल फ्यूजन के लिए होती है, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा आप लोगों को फिर अंदर की तरफ क्या मिलता है, इसका मैट्रिक्स प्रोटीन मिलता है, जो लाई बिटवीन द इन्वेलप एंड द कैप्सिड। द HIV कैप्सिड इज समवट कॉनिकल शेप, ठीक है ना। फिर कैप्सिड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें किस चीज़ की, यहाँ पर ये वाली जो रेड कलर में आप लोग देख रहे हो ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी मैट्रिक्स प्रोटीन। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो इसको कहते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन, और इसको P17 बोला जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। फिर इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि HIV कैप्सिड इज समवट कॉनिकल शेप होता है, यहाँ पर ये वाला जो आप लोग कैप्सिड देख रहे हो, ठीक है। और कैप्सिड जो होता है यहाँ पर ये बना होता है किससे, कैप्सोमर्स के छोटे छोटे यूनिट से। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना, इस कैप्सोमर्स का जिक्र आप लोगों को कहाँ पे मिलता है, PTB में मिलता है। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर तक चल के बताती हूँ। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि द वायरल कोर कंटेन 2 सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ HIV RNA। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर आप लोगों को 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA मिलते हैं। अब आप लोगों को इसके अंदर इंजाइम भी मिलते हैं, 3 इंजाइम आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से इंजाइम होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, इसके अलावा इंटीग्रेज होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों को प्रोटीएज, ये 3 इंजाइम आप लोगों को मिलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर वायरल RNA जीनोम को किस में कन्वर्ट करता है, वायरल DNA जीनोम के अंदर कन्वर्ट करता है। इंटीग्रेज क्या करता है, एंजाइम इज यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट वायरल DNA इनटू होस्ट DNA। इसके अलावा जो प्रोटीएज एंजाइम होता है ये यूज होता है टू ब्रेक लार्ज स्ट्रक्चर प्रोटीन इनटू स्मॉलर यूनिट। दीज स्ट्रक्चर प्रोटीन आर इनकोडेड बाय 3 आउट ऑफ द 9 वायरस जीन्स, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर है आप लोगों ने यहाँ से FTP से करना है। STB की बात करूँ तो यहाँ पर जस्ट एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर उन्होंने दिया हो कि HIV का साइज जो है वो अबाउट 60 टाइम लेसर देन दी RBC। ये स्फेरिकल शेप होता है एंड कंटेन 2 RNA molecule in somewhat coiled and folded with 9 genes enveloped in protein coat called the capsid। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बाकी जो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर जिक्र किया है GP41 का, 120 का, मैट्रिक्स का, यहाँ पर इन्होंने जस्ट क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने थ्योरेटिकली लाइंस नहीं दी हुई, तो थ्योरेटिकली याद रखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, FTB की बुक्स को रीड करना है या फिर FTB वाला पेज रीड करना है। बुक तो शायद आप लोगों के पास होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं आप लोगों को PPT प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी इसमें सारा जो है वहाँ पर ये सेम दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, द जीन सर्व टू प्रिपेयर स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड फॉर्म वायरस स्ट्रक्चर एंड develop ability to infect the host cell। HIV is enveloped virus which is made up of 2 layers of lipid spikes made glycoprotein which help virus to get stuck on the surface
surface to target cell receptor and enter the cell. The virus has unique capability ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये फिर दोबारा से वही बातें हो गई हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब यही चीज़ मैं आप लोगों को जो है वो दिखाती हूँ, कहाँ पर, पीटीबी में दिखाती हूँ, तो वहाँ पर भी कुछ खास इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे कि HIV का बताया, ये रिट्रोवायरसेस होता है। रिट्रोवायरस कंटेन RNA एंड देयर कैप्सिड होते हैं, लिपिड बाइलेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं जो आइडेंटिफाई एंड बाइंडिंग में जो है वो मदद करते हैं। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का बताया हुआ है एंड दैट्स इट, खत्म, स्ट्रक्चर ऑफ HIV खत्म। फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पर देखो, इसके स्ट्रक्चर में भी उन्होंने ज़्यादा कुछ यहाँ पर डायग्रामेटिकली नहीं बताया हुआ, ठीक है ना। फिर उन्होंने जो है वो स्टार्ट कर दिया किस चीज़ को, एड्स को। मतलब ये चैप्टर इन्होंने उस तरह से नहीं बनाया जो जैसे MD-CAT में होना चाहिए था। तो भाई PTB वालों, आप लोगों ने जो है वो FTB और STB को फॉलो करना है। तो वापस चलते हैं अपने स्लाइड पर, और अब हमारा जो रहता है वो है जी लास्ट टॉपिक एंड दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द HIV, ठीक है। हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं जी लाइफ साइकिल ऑफ HIV। STB के बारे में अगर मैं बताऊं, लाइफ साइकिल ऑफ क्या है जी HIV, तो इन्होंने 7 पॉइंट्स बनाकर 7 हेडिंग्स में 7 स्टेप में यहाँ पर STB में HIV को जो है वो फिनिश किया है, ठीक है। जैसे कि बडिंग है, फ्यूजन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इंटीग्रेशन है, रेप्लिकेशन, असेंबली एंड द बडिंग। अब यही चीज़ अगर मैं आप लोगों को जो है वो दिखा दूँ, कहाँ पर, यहाँ ये FTB में, ये है जी FTB में उन्होंने क्या किया है, FTB में उन्होंने 12 पॉइंट बनाए हैं, 12 स्टेजेस बनाई हैं। पहला अटैचमेंट, एड्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ब्रेकडाउन ऑफ द वायरल जीनोमिक RNA, रेप्लिकेशन, इंटीग्रेशन, प्रो वायरस ट्रांसक्रिप्शन, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मैचुरेशन वगैरह एंड देन लास्ट रिलीजिंग। तो यहाँ पर 12 पॉइंट बनाए हैं एज कंपेयर टू दी हमारे पास STB, उसमें 7 हैं। मतलब क्या है कि वहाँ पर हर एक स्टेप को उन्होंने पॉइंट बना के दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो है वो बेसिक स्टेप्स को उन्होंने क्या किया हुआ है, नाम दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पर रिवाइज करा दूंगी STB के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर हम चलते हैं और इसको समझते हैं किस चीज़ के अकॉर्डिंग, FTB के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेकर इसको चलेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ HIV। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो HIV का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो वायरसेस होते हैं ना, ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि ये उन सेल्स को जो है वो इन्फेक्ट करते हैं, इनका प्राइमरी होस्ट जो है वो T लिम्फोसाइट होता है, लेकिन ये मैक्रोफेज और ब्रेन के सेल को भी इन्फेक्ट करता है, क्योंकि इन तीनों के ऊपर ना एक चीज़ कॉमन होती है एंड दैट इज़ द, यहाँ पर आपको दिखता है जी CD4 रिसेप्टर। जिस सेल के ऊपर CD4 रिसेप्टर होगा वो HIV का होस्ट होगा, ये बात याद रखिएगा। अब जैसे ही क्या करता है कि ये जो HIV है ये CD4 रिसेप्टर को देखता है, तो इसकी जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं वो इस CD4 रिसेप्टर के साथ क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये CD4 रिसेप्टर आप लोगों को मैक्रोफेज पे भी दिखता है। अच्छा, जब HIV अपना रिसेप्टर CD4 क्या कर लेता है, पहचान लेता है, तो अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट के बाद ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, ये अपने आप को फ्यूज़ कर लेते हैं। फ्यूज़ किस तरह से करेंगे, ये जो है बाय इनफोल्डिंग, यूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करके क्या कर लेंगे, वे इन फोल्डिंग के थ्रू अपने आप को अंदर ले आएंगे। जब अंदर ले आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एड्सॉर्प्शन होगी, फ्यूजन होगी, अटैचमेंट होगी, यानी कि 3 स्टेप हो गए अकॉर्डिंग टू दी FTB। यहाँ अगर हम किसकी बात करते हैं, STB की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने यहाँ पर जो है वो पॉइंट दिया हुआ है किस चीज़ का, बडिंग का और फ्यूजन का, ठीक है ना। बडिंग किस तरह से हो रही है, फ्यूजन किस तरह से हो रही है, ये सेम प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन हम फॉलो किसको कर रहे हैं, FTB को कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है, जब ये फ्यूजन हो जाती है तो अब ये क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। रेप्लिकेशन किस तरह से करेंगे कि ये क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आप को अनकोड कर देगा, सब कुछ अपना उतार के रख देगा, ठीक है, और सिर्फ इसके पास बच जाएंगे वायरल RNA और इंजाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा, ये वायरस के सिंगल स्टैंडर्ड, ये वायरल RNA है ना, इसके सिंगल स्टैंडर्ड RNA को किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल स्टैंडर्ड जो है वो DNA के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अब ये जो है हम इसको क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री DNA। ये क्या बन चुका होता है, कॉम्प्लीमेंट्री
डीएनए बन चुका होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें जो वायरस है उसका आरएनए होगा और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे कि इस डीएनए के साथ क्या होगा जी, वायरस का आरएनए होगा। इसको अब हम क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे, यानी कि इसको अलहदा करेंगे। अब अलहदा ये जो है वो खुद से नहीं होगा, यहाँ पर भी हम एक और इंजाइम को लाएंगे एंड दैट इज दी राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा कि ये जो वायरस का नया डीएनए बना है अब ये होस्ट के न्यूक्लियस में जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये होस्ट का न्यूक्लियस है। तो ये हमारे पास जो नया डीएनए बना है ये कहाँ पे जाएगा, इस होस्ट के डीएनए में जाएगा। जैसे ये होस्ट के डीएनए में जाएगा तो ये एक एंजाइम की हेल्प लेगा, इंटीग्रेज। ये खुद से एंटर नहीं होगा होस्ट के डीएनए में, होस्ट के सेल में, तो ये होस्ट के न्यूक्लियस में, सॉरी। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेज एंजाइम को यूज़ करेगा। फिर जो है हमारे पास ये वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए से मिल जाएगा, ये जैसे कि आप लोग यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, कौन सा, प्रो वायरस का यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये होस्ट सेल के अंदर आ चुका है, तो अब जैसे कि होस्ट सेल क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा। तो जो वायरस का डीएनए है उस होस्ट के डीएनए में है, तो होस्ट का डीएनए जैसे जैसे रेप्लिकेट करेगा तो साथ साथ वायरल डीएनए भी क्या करता जाएगा, रेप्लिकेट होता चला जाएगा, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रो वायरस बोलेंगे। अच्छा, अब क्या होगा, इस वायरस का हमने क्या करना है, मैसेंजर आरएनए भी बनाना है और वायरस का आरएनए भी बनेगा। इस मैसेंजर आरएनए की हम क्या करवाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कराएंगे, इस आरएनए से फिर हम क्या कराएंगे, जो है वो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बनवाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे और इससे फिर वायरस के जो हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं, जो उसके स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, जो अभी हमने पीछे देखे, यहाँ पर हमने देखे, कहाँ गया टॉपिक, ये ओहो, ये वाली सारी की सारी जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनवा लेते हैं। अब रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा कि सेल रप्चर करेंगे ये वायरसेस और यहाँ पर इसकी रिलीजिंग होगी। अब जो रेप्लिकेशन में वायरस के जो कंपोनेंट बने थे, अब ये सारे एग्जाम्पल होंगे और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, मेच्योर वायराइन बना देंगे और होस्ट की मेम्ब्रेन को ये बड ऑफ करेंगे और बाहर आएंगे और होस्ट की मेम्ब्रेन को अपने अराउंड क्या कर लेंगे, ये फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख भी रहे हो, ठीक है, यहाँ आप लोग देख भी रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर लेंगे, ये फोल्ड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सिम्टम्स को शो नहीं करेंगे क्योंकि टी सेल अभी भी काम कर रहा है और मैक्रोफेज अभी भी जिंदा है। वायरस बस अपने बच्चे बनाकर क्या कर लेते हैं, ये आउटफोल्ड होकर बाहर आ जाते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि जब वायरस अपने आरएनए की कॉपीज बना रहा था तो इसमें म्यूटेशन हो रही थी, यानी कि आरएनए की सीक्वेंस बदल रही थी, यानी कि हर नया बनने वाला आरएनए दूसरे से चेंज होगा, तभी आज तक इसकी कोई भी मेडिसिन तैयार नहीं हो पाई। अच्छा, अब ये बीमार कब करेगा, ये जैसे ही यहाँ पर इसके बच्चे बन जाएंगे तो ये कहाँ पे जाएंगे, ये वायरस मैक्रोफेज से बाहर आने के बाद अब टी सेल में जाएगा। इस पर भी यहाँ पर CD4 रिसेप्टर होगा और ये सेल अटैच हो जाएगा उससे। अब ये सेम वही करेगा जो अभी यहाँ पर इस मैक्रोफेज सेल के अंदर किया था रेप्लिकेशन के दौरान, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर मैक्रोफेज में तो आउटफोल्ड करके ये बाहर आ गया था, चुपचाप से बाहर आ गया था, लेकिन टी लिम्फोसाइट में ये अपने आप को बर्स्ट करता हुआ बाहर आएगा और फिर जैसे ही बर्स्ट करेंगे टी सेल को, टी सेल की तादाद कम होगी। फिर हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे कि सिम्टम्स अपेयर होंगे और सिम्टम्स के अपेयर होने से हम कहेंगे कि क्या हो गया है, एड्स हो गया है। एड्स के होते ही यहाँ पर क्या होता है कि जैसे टी लिम्फोसाइट की तादाद कम होती है तो इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। इम्यून सिस्टम कम तो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज और बाकी डिजीज भी सारी जो है वो बिन बुलाए मेहमान की तरह से इकट्ठी हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखिए, पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि अटैचमेंट का होता है, ठीक है ना, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय बाइंडिंग ऑफ द वायराइन GP120 इन्वेलप्ड प्रोटीन टू CD4 रिसेप्टर। ये भी मैंने अभी आपको बताया। फिर इसके बाद फ्यूजन होती है, जो इसका हमारे पास क्या होता है, इन्वेलप्ड होता है, विल सेल मेम्ब्रेन टेक प्लेस बाय यूजिंग GP41, ठीक है ना। फ्यूजन के लिए 41 जो है वो प्रोटीन थी, ये काम करेगी, ठीक है ना। फिर वायराइन जो है वो एंटर करेगा बाय सेल बाय द एंडोसाइटोसिस। वंस इनसाइड द होस्ट सेल द HIV जो है पार्टिकल शेड प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है ना, अनकोट कर देंगे अपने आप को। दिस लीव, अच्छा, ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना जो है वो वायरल जो है वो RNA स्ट्रैंड को पीछे छोड़ देंगे। फिर हमारे पास क्या एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये सिंथेसाइज करेगा सिंगल स्टैंडर्ड DNA कॉम्प्लीमेंट्री टू वायरस RNA। ये दोनों एक साथ होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहेंगे। फिर चौथे स्टेप पे क्या करेंगे, आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द वायरल जीनोमिक RNA इज डिसइंटीग्रेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है वो फिफ्थ स्टेप होता है, द सिंगल स्टैंडर्ड DNA इज रेप्लिकेट टू फॉर्म डबल स्टैंडर्ड DNA। फिर ये डबल स्टैंडर्ड DNA इंटीग्रेट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम
होस्ट के डीएनए में। फिर यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये इंटीग्रेटेड डीएनए इज नाउ कॉल्ड प्रोवायरसेस। फिर हमारे पास 8th और 9th स्टेप में हमारे पास क्या है कि वायरल मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द प्रोवायरल डीएनए बाय द होस्ट सेल आरएनए पॉलीमरेज। फिर हमारे पास क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन। नॉट ओनली वायरल मैसेंजर आरएनए फॉर डिफरेंट प्रोटीन आर फॉर्म्ड बट वायरल जीनोम आरएनए इज आल्सो फॉर्म। मैसेंजर आरएनए क्यों बन रहा था, क्योंकि उसकी प्रोटीन्स बननी है, ठीक है ना, और आरएनए तो उसका क्या है, जीनोम है, वो तो बनना ही बनना है। द वायरल मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड बाय द होस्ट राइबोसोम, ठीक है ना, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेटेड होगा और उससे प्रोटीन बनेगी जो कि हमारे पास क्या करेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को बनाएंगी वायरस के। फिर द वायरल कंपोनेंट आर असेंबल्ड एंड मेच्योर वायरन आर प्रोड्यूस। इसके बाद फाइनली हमारे पास क्या होगा, मेच्योर वायरन आर ग्रेजुअली रिलीज by burning off from the host cell and enclosing a protein of cell membrane around them. In this way host cell sizes decreases। होस्ट सेल के साइज जो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि वो टी लिम्फोसाइट जो है वो कम हो जाएंगे और बीमारी हो जाएगी, ठीक है। ये तो था हमारे पास किस चीज़ में जो है वो हमारे पास एफटीबी में था। अभी जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एसटीबी में बता देती हूँ कि अटैचमेंट करेंगे लिम्फोसाइट के साथ, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर को यूज़ करके। फिर फ्यूजन में क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे अपना आरएनए और वहाँ पर आरएनए में एक न्यू डीएनए, ठीक है ना, प्रोसेस। फिर हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, हम इंजाइम को यूज़ करेंगे और यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन करेंगे, यानी कि उसके हमारे पास आरएनए से क्या बना देंगे, डीएनए बना देंगे। इंटीग्रेशन में वही सेल हमारे पास क्या करता है कि वायरस जो होता है वो होस्ट के डीएनए में जाएगा, एंजाइम इंटीग्रेस को यूज करेगा और अब हम इसको क्या कहेंगे, प्रोवायरस कहेंगे। ये इनएक्टिव रहेगा फॉर द सेवरल ईयर्स। फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी, यानी कि यहाँ पर वो आरएनए बनाएगा और मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ठीक है ना, अपने स्ट्रक्चर के लिए, अपने जीनोम के लिए। फिर असेंबली होगी, असेंबली के बाद हमारे पास क्या होगा जी, बटिंग वगैरह हो जाएगी। अब यही चीज़ जो है यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊँ किस चीज़ में, पीडीबी में, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं है, बस मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो कैप्सिड होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास यूँ इस तरह से जो कैप्सिड थे जिसमें हमारे पास क्या था, ये वाला जो कैप्सिड होते हैं ना, यहाँ से ये एमसीक्यूज बन चुका है, ठीक है, एमसीक्यू बन चुका है कि हर्पीज वायरसेस में जो कैप्सिड होते हैं ना कंटेन 120 कैप्सोमर्स और एडिनो वायरसेस में 252 कैप्सोमर्स होते हैं। ये एमसीक्यू बन चुका है, ये बार बार आ भी सकता है, ठीक है, तो उसको लाजमी कीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में अगर हम बात करें तो इसके वायरसेस, इसके स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्या दिखता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर में सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। उन्होंने क्या दिया हुआ है, आरएनए जो है वो इन्वेलप दिया हुआ है, जो लिपिड बाई लेयर होता है, ठीक है ना, इसी तरह से कैप्सिड होता है उसके अंदर। और यहाँ पर आपको क्या दिखता है, कोर के अंदर आप लोगों को फिर जो है यहाँ पर कैप्सिड होगा, कैप्सोमर्स से मिलकर बना होगा और इन दोनों को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। अब न्यूक्लियो कैप्सिड क्यों कह रहे हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कैप्सिड ने इनका जीनोम कवर किया होता है। इसके अलावा इसमें इन्वेलप भी होता है जो कि होस्ट डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी के बारे में बताऊँ तो जस्ट इन्होंने जो है वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लाइफ साइकिल के बारे में इन्होंने नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर अकॉर्डिंग टू द ए सेलुलर लाइफ, जिसमें मैंने आप लोगों को तीनों प्रोविंसेस के बुक रीडिंग कराई, कॉमन पॉइंट्स बताए, डिफरेंट पॉइंट्स बताए, कौन सी चीज़ आप लोगों को कहाँ से पढ़नी चाहिए ये भी बताया, और ये बताया कि एमसीक्यूज़ कहाँ से आने हैं, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, अब आप इसकी जितनी बार रिवीजन करेंगे ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।